Hello everyone. Today we are going to start with the next section of your first chapter of business studies, History of Trade and Commerce. So, as we all know that Indian history about trade and commerce has a golden period. So, first, what we have written here, trade and commerce have played a vital role in making India to evolve as a major player in the economic world in ancient times. जैसे कि हम सबको पता ही है कि पुराने समय से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसका वाइटल रोल रहा है भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में। ट्रेडिंग जो है ना किसी भी कंट्री को रिच बनाती है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि यूएसए, जापान, जर्मनी, चाइना जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो रिचेस्ट कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो क्यों आते हैं? यूएसए देख लीजिए आप, आज की डेट में उनका व्हाट्सएप, फेसबुक हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जापान के बारे में अगर बोला जाए तो उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते हैं। जर्मनी जर्मनी के लिए हम सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कमाल के हैं ये। एंड उनके रेलवे कोचेज़ हो गए या जितनी भी हैवी मशीनरीज़ होती हैं वो जर्मनी से ही इम्पोर्ट की जाती हैं। चाइना को तो सब जानते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग करने में नंबर 1 है। सो वी कैन से दैट वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट इंडिया हैड अ गोल्डन पास्ट। तो अगर आज हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में पुराने समय में अगर हम देखते हैं कि भारत का गोल्डन पीरियड था तो वो क्यों रहा होगा, बिकॉज डेफिनेटली उस समय कुछ ना कुछ ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज़ होती रही होंगी। एंड हाउ कैन बी से दैट we can say this with the help of these archaeological studies. So what is written here कि archaeological evidences जो है वो बताते हैं कि trade and commerce was the basis of the economy of ancient India। कि भाई उस समय आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? जो खंडरों में जाके रिसर्च करते हैं। तो डेफिनेटली उनको ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा जिससे उन्हें ये समझ में आया कि भाई यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स का काफ़ी समय रहा होगा भारत में भी। जैसे कि उस समय जब उन्होंने रिसर्चेस किए थे तो उनको कॉपर कॉइन्स मिले। तो कॉपर कॉइन्स जो हैं वो मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। तो और ये जो कॉपर कॉइन्स थे वो मिडल ईस्ट, टर्की, ईरान, इराक में यूज़ होते थे। तो वो कैसे इंडिया पहुँचे? तो डेफिनेटली देयर वाज़ सम एविडेंसेस शोन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट्स which proved that the trade and commerce was the basis of the economy of ancient India. So at that time, what we can say कि Silk Route, as I'm sure that you have heard about the Silk Route and the Spice Route in 10th class also. So Silk Route and the Spice Route we can say were the prominent in transporting goods and commodities for trading purposes. So उस समय Silk Route जो है we can say कि Silk Route जो है वो आपका लैंड रूट है और स्पाइस रूट जो है वो वाटर रूट है। ये उस समय के बहुत ही मेजर आपके रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से भारत में जो है वो ट्रेडिंग बहुत बढ़ी। बिकॉज सिल्क रूट और अगर आप स्पाइस रूट को देखें तो भारत जो है इन दोनों रूट्स के बिल्कुल सेंटर में आता है। सो ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ते हुए अगर आप देखते हैं रूट्स को फॉलो किया जाता था तो इंडिया जो था वो बिल्कुल सेंटर में था। तो डेफिनेटली अफ्रीका को अगर जापान जाना है गुड्स भेजने हैं या यूरोप को अपने गुड्स जो हैं वो मलेशिया या इंडोनेशिया भेजने हैं तो डेफिनेटली इन दोनों रूट्स का इस्तेमाल होता था उस समय। और इंडिया जो था इट वाज द सेंटर प्लेस और डेफिनेटली इंडिया को इसका फ़ायदा मिलता था। And at that time, the commercial cities like Harappa and Mohenjo-daro were found in 3300 BC. So ये जो कुछ हमारे civilizations हैं, cities हैं, ये उस समय के prominent cities रहे हैं। And next is the civilization had established commercial connections with Mesopotamia। और इन civilizations के बहुत ही अच्छे commercial connections थे with Mesopotamia। and उस समय जो थी trade in gold, silver, गोल्ड कह सकते हैं, सिल्वर कह सकते हैं, कॉपर, जेम स्टोन्स, पर्ल्स, सी शेल्स, टेराकोटा पॉट्स एट्सेट्रा, इन सब में काफ़ी अच्छा जो है हमारा ट्रेडिंग रहा है। देयर वर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस। तो उस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था वो मनी नहीं था, इट वॉज नॉट अ पेपर मनी एट दैट टाइम। द कॉइन्स वी कैन से एंड द वेइंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्टेड जो वेइंग प्रैक्टिसेस थी उस समय की उन्हें जो है फॉलो किया जाता था, उन्हें फॉलो किया जाता था। नाउ द नेक्स्ट वन इज indigenous banking system. So this is
again one of the most important topic of the history of trade and commerce. So इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली आज की डेट में करता क्या है. तो बैंकिंग सिस्टम जो है, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो हमें जब भी हम कुछ सामान किसी से ख़रीदते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करेंसी जो है वो एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो जब भी ये एक्सचेंज होता था गुड्स का, सर्विसेज का, तो कुछ ना कुछ करेंसी का इस्तेमाल होता था. तो बैंक जो है आज की डेट में भी हमें करेंसी प्रोवाइड करते हैं एक तो. दूसरा हमें प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट. अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन्स करने हैं, सपोज़ मुझे हैंड टू हैंड कैश पे नहीं करना है, तो मुझे क्या अवेलेबिलिटी है कि मैं चेक से या ऑनलाइन पेमेंट्स करके जो है इनके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकती हूँ. तो इसके साथ साथ हमें बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं. सो हमें इतना पता है. तो लोन्स हमें किस तरह प्रोवाइड करते हैं, या तो हमारी कोई एसेट्स जो हैं वो मॉर्टगेज रखते हैं जिसके बदले में वो हमें पैसा देते हैं, या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा आइडियल डिपॉजिट्स होते हैं, आइडियल फंड्स होते हैं, उनको डिपॉजिट कर लेते हैं ये. सो एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज अ नीड ऑफ बैंकिंग सिस्टम. तो उसको बोलते हैं हम इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम. सो वहाँ पर जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी हमने देखा कि हमारा इंडिया का काफ़ी गोल्डन पास्ट रहा है एंड द ट्रेडिंग वाज प्रोमिनेंट एट दैट टाइम. सो उस समय की जो इकोनॉमिक लाइफ थी ना, इट वाज प्रोग्रेस्ड. मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो मनी तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, कॉइन्स सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मनी. तो उस समय हम बोल सकते हैं कि उस समय जो पैसा था वो मेटालिक था एंड इट्स यूज एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इसका जब इस्तेमाल शुरू हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत बूस्ट मिला है. सर डॉक्यूमेंट्स, अच्छा उस समय क्या होता था कि सपोज़ आपके पास तुरंत मनी पे करने के लिए नहीं है, तो आप क्या उस समय इस्तेमाल करते थे? आज की डेट में हमारे पास जैसे कि होते हैं हमारे चेक वगैरह होते हैं जिसमें हम बाद में पेमेंट्स कर सकते हैं. हमारी जो पेमेंट है वो बाद में भी निकलवाई जा सकती है. हमें हैंड टू हैंड कैश पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो एट दैट टाइम ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स जो थे कुछ हुंडी और चिट्टी नाम से, चिट्टी को हुंडी एंड चिट्टी आर द सेम थिंग. चिट्टी साउथ में बोलते हैं. तो हुंडी और चिट्टी कह लीजिए, दीज वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो एट दैट टाइम इफ़ वी डिड द ट्रांजेक्शन्स इन क्रेडिट. एंड उस समय जो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कैरी ऑन करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते थे. सो विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद लेंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शंस और एज बैंकर्स और सेट्स. तो उस समय क्या होता था कि जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के जो रिच लोग होते थे उन्हें उस समय वहाँ पर सेठ बोला जाता था. तो सेठ नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सेठ मीन्स कोई ऐसा स्पेसिफिक और रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी जिसके पास माना जाता था कि खूब पैसा होता है और उसे जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट का काम करता था. तो वो क्या करता था, लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता था और लोगों को लोन्स देने का काम करता था. एंड एट दैट टाइम अगेन द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स वर देयर. तो मेटल कॉइन्स जो थे, दिस सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम. Now, so we can say that the indigenous banking system played a prominent role in lending money. तो indigenous banking system उस समय मीन्स सेठ लोग जो हैं या बैंकर्स उस समय के, वो ये काम करते थे lending money and financing the domestic and foreign trade with currency and letter of credit. तो उस समय ये लोग जो हैं मोस्टली प्रोवाइड करते थे लोन्स टू द बिजनेसमैन, टू द मैन्युफैक्चरर्स, सो दैट वो अपना आगे चल के काम करें, पैसा कमाएं और हमारे लिए क्या करें, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करें. तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जब भी बैंक जो है वो इन कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स को मनी जो है एज़ अ लोन देते हैं, तो क्या होता है, घूम फिर के फाइनली हमारी इकोनॉमी ही ग्रो करती है. सो नाउ द नेक्स्ट इज़ we have discussed this term hundi. So in detail, let us again understand the टर्म हुंडी. सो हुंडी वी कैन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ होती थी. सो हुंडी वी कैन से एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वॉज फेमस इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था. अगर आपको तुरंत से कैश पेमेंट्स नहीं करने हैं, देन ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था ऑफ एक्सचेंज एंड इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट. ये काइंड ऑफ लिखित एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको कि हम वारंट भी बोल सकते हैं, द पेमेंट ऑफ मनी, जिसमें कि हुंडी जो है वो किसके पास जाएगी, सेलर के पास जाएगी और सेलर जो है वो बायर को हुंडी दिखाकर उनसे पैसे ले सकता है.
बायर से पैसे ले सकता है। एंड इसमें क्या लिखा होता था, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल। तो कोई किसी तरह की शर्त नहीं होती थी कि हाँ भी ये रीज़न है इसलिए अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं होते थे। तो दैट इज़ इट इज़ रिटर्न की ये अनकंडीशनल होती थी। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन मीन्स आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते थे, आप अपनी जगह किसी और को भी हुंडी जो है वो दे सकते थे ताकि वो आपकी जगह जाकर बायर से पैसे कलेक्ट कर सके। सो नाउ वी कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडी हियर। तो वी कैन से मेजर जो है, लुक एट द सेंटर। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में वी कैन से दर्शनी एंड मुद्दती। सो दर्शनी एज इट इज़ अ हिंदी वर्ड, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दर्शनी मीन्स दिखाकर, जब आपने हुंडी दिखा दी किसी को तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। और मुद्दती मीन्स, मुद्दत मीन्स आपको एक फिक्स्ड टर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पे करने होते थे। सो वी कैन सी कि नेम ऑफ हुंडी जो आप देख सकते हो, धनी जोग, अगर ये दर्शनी क्लासिफिकेशन के अंडर है तो इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन, नो लॉयबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। सो यहाँ पर ये धनी जोग, दर्शनी हुंडी जो होती थी, ये जो व्यक्ति हुंडी दिखा देगा उसे पेमेंट दे दी जाती थी। इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती थी जो पेमेंट रिसीव करेगा उसकी, बस जिसके पास हुंडी है उसे पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज शाह जोग, ये अगेन दर्शनी हुंडी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। एंड शाह, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, शाह, शाही मीन्स कोई खास रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी या स्पेसिफिक पर्सन, रिच लोगों के लिए बनाई जाती थी। एंड इसमें जो व्यक्ति पेमेंट रिसीव कर रहा है वो लायबल रहता था कि उसने पेमेंट रिसीव कर ली है। नेक्स्ट इज फरमान जोग, and again it is under the darshani classification, hundi made payable to order। it means कि जब जो हुंडी जिसके पास है, अगर वो ऑर्डर पास ऑन करता है टू द बायर कि भाई थर्ड पार्टी मेरी जगह आएगी, आप उसे ये पैसे जो है दे दीजिए, या मनी जो मेरी ड्यू है वो आप दे दीजिए, तो यहाँ पर ऑर्डर पर पेमेंट होती थी। नेक्स्ट इज देखनहर, अगेन दर्शनी कैटेगरी। सो पेबल टू द प्रेजेंटर और द बेयर, अगेन जिसके पास हुंडी है उसे दे दी जाती थी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता था, फर्स्ट वाले में स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट कर देगा हुंडी उसी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज मुद्दती, एंड मुद्दती में अगेन धनी जोग है, अगेन इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन। और जो बंदा जो है, जो व्यक्ति जो है लायबिलिटी नहीं, जो पेमेंट रिसीव करेगा उसे लायबिलिटी जो है नहीं हैंडल करनी होगी। एंड लेकिन ये मुद्दती है, सो इट इज़ पेड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज फरमान जोग, अगेन अंडर द मुद्दती कैटेगरी। तो हुंडी मेड पेबल टू अदर पर्सन फॉलोइंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी ऑर्डर है अगर थर्ड पार्टी को पे करने के लिए, तो ये भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही होता था। एंड लास्ट वन इज द जोखमी, एंड इट इज़ अगेन द मुद्दती क्लासिफिकेशन। सो यहाँ क्या होता था कि ड्रॉन गुड्स अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स। तो यहाँ क्या था कि अगर आपके गुड्स सपोज कहीं दूर से आ रहे हैं और वो डिस्पैच हो गए हैं, एंड इफ़ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर वो ट्रांजिट में, अगर वो रास्ते में कहीं उनको कोई डैमेज होता है, तो जो ड्रॉअर है यानी कि जो बायर है, ही बियर्स द कॉस्ट, जिसने खरीदा है उसकी उसकी जिम्मेदारी बनेगी, ना कि ड्रॉई। एंड ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी। ड्रॉई कौन हुआ यहाँ पर? सेलर, जो बेच रहा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, एंड जो खरीद रहा है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसने गुड्स मंगवाए हैं। नाउ द मेजर टर्म वी वर डिस्कसिंग वॉज द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की। तो उस समय क्या था कि लोगों के पास अब लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, सेठ लोग थे जो उन्हें पैसा प्रोवाइड कर देते थे फॉर डूइंग द बिजनेस। तो लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो अब काफ़ी इंप्रूव हो रही थी उस समय। सो लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल। तो आपको पता है पुराने ही समय से इंसान जो है वो एनिमल्स पे बहुत डिपेंडेंट है, और उस समय पर तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बिकॉज़ आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आपको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अगर खुद से जाना है कहीं पर तो डेफ़िनेटली आपको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज भी हम एनिमल्स पे बहुत सारे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, लेकिन उस समय पर भी हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स पे डिपेंड करते थे। एंड इन एडिशन टू दिस, बाय रिजॉर्टिंग टू वीविंग कॉटन, तो लोग जो है वो अपने बिजनेस को किस किस तरह से करते थे, और भी कई तरीके के काम करते थे, जैसे कि वीविंग ऑफ कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, कार्ड्स,
बोट्स, शिप्स, ये सब उनके प्रोफेशंस थे उस समय के, एंड दे वर ऑल्सो एबल टू जनरेट सरप्लसेस एंड सेविंग्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और ये इनके पास काफ़ी सरप्लस मनी जनरेट हो जाता था और वो सेविंग्स भी करते थे फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, और सेविंग के लिए अगेन वो अपने डिपॉजिट्स लेके सेठ लोगों के पास जाते थे। और लोग उस समय वर्कशॉप्स भी या कारखानास जिसको हम बोलते हैं, उन्हें भी यूज़ करते थे, वो भी चलाते थे। एंड यहाँ पर एज़ वी ऑल नो कि स्किल्ड लोग जो होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं, वो काम करते हैं और वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। एंड ये जो इनकी डिमांड होती है इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की, वो काफ़ी हाई डिमांड रहती है, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी इनकी। सो फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है कि कॉटेज इंडस्ट्री वी कैन से, जिसमें फैमिली मेम्बर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, सभी लोग मिलके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड ये वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था उस समय पर। द आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल लेबरर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स लर्नड एंड डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज। तो इन लोगों का काम बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा था, तो दैट्स वाई ये लोग अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को हमेशा एनहांस करते थे, इम्प्रूव करते थे, एंड अपनी इस स्किल को पास ऑन करते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से उस समय काम हो रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस हो रहे थे, ट्रेडिंग हो रही थी। तो अब जो बिज़नेस का स्केल है वो काफ़ी बढ़ गया था, तो ज़रूरत पड़ गई इंटरमीडियरीज़ की। तो इंटरमीडियरीज़ को हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिडलमैन। तो आज की डेट में भी मिडलमैन होते हैं। आज की डेट में हम जैसे समझते हैं कि होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो उस समय पर भी ये जो ज़रूरत है इंटरमीडियरीज़ की या मिडलमैन की, वो पड़ गई थी। सो इंटरमीडियरीज़ प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो ये लोगों का होना जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। दे हेल्प द मैन्युफैक्चरर स्पेशली इन द फॉरेन ट्रेड। तो इन लोगों की वजह से जो फॉरेन ट्रेड है, क्योंकि आप अपने मिडल मैन से बात करते हैं, सपोज आज की डेट में अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, तो बीच में एक ब्रोकर होता है जो हमें इन सब की जानकारी देता है, और वो हमें हमारे सेलर से मिलवाता है और फिर आगे की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। सो उस समय पर भी ऐसे ही था कि फॉरेन ट्रेड अगर आपको एज ए ट्रेडर नहीं मालूम है कि अब आप अपने गुड्स को लेकर कहाँ जाएं, तो ये जो इंटरमीडियरीज होते थे, ये जो आपके एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे, ये लोग आपको हेल्प करते थे उस समय कि आप अपने गुड्स को कहाँ सेल आउट करें। फॉरेन ट्रेड में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी। सो इंटरमीडियरीज कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन तरह के लोग थे? कमीशन एजेंट्स बोल सकते हैं, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स, सेम जैसे आज हो रहा है हमारा काम। सो बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एंडोवमेंट्स। तो बैंकर्स जो थे उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। फॉरेन ट्रेड वॉज फाइनेंस्ड बाई लोन्स। तो फॉरेन ट्रेड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तो उस समय हमारे जो फॉरेन ट्रेड था इट वाज फाइनेंस्ड बाय लोन्स। तो बहुत इजीली लोन्स मिल रहे थे। द एमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एडवांसेस एनहांस्ड एंड द कमर्शियल ऑपरेशंस। तो उस समय क्रेडिट ट्रांजेक्शंस की ज़रूरत जो है वो बहुत हाई लेवल पे एनहांस हो गई थी, क्योंकि कमर्शियल ऑपरेशंस इतने ज़्यादा या कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा जो हो रही थी, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस की बहुत ज़रूरत थी। So the Indian subcontinent enjoyed a favorable balance of trade where exports exceeds imports। तो हमारा जो ट्रेड था वो इतना बैलेंस्ड वे में काम हो रहा था कि हमारे उस समय एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सीड हो गई एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, एंड विद लार्जर मार्जिन्स, और काफ़ी प्रॉफिटेबल काम था उस समय। एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है इट बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बेनिफिट हो रहा था, ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। और इन सबको जो कैपिटल है वो प्रोवाइड हो रही थी, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, ग्रोथ करना चाहते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे अपने बिजनेस में, तो उनको बड़े इजीली ये हमारे जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो कैश प्रोवाइड हो रहा था। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवॉल्व टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स जो हैं वो फाइनली धीरे धीरे शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करने लगे और लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करने लगे टू द बिजनेसमैन। ओके, सो नाउ एट दैट टाइम वी कैन से कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, दैट सी रूट और स्पाइस रूट जो था वो बहुत प्रोमिनेंट था। सो वी कैन डिस्कस दिस हेयर इन डिटेल। तो ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लैंड ट्रांसपोर्ट। सो उस समय लैंड ट्रांसपोर्ट में
जो नॉर्दर्न रेलवेज रोडवेज थे, इट वाज स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तो ये बंगाल टू तक्षशिला तक स्ट्रेच हो रखा था। एंड दीज रोड्स फॉर सेफ एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी वी कैन से। तो ऐसा नहीं है कि उस समय के जो रोड ट्रांसपोर्ट थे या जो लैंड ट्रांसपोर्ट थे वो इतने अच्छे कंडीशन में नहीं थे कि आप चल भी ना पाएँ ठीक से, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे कंडीशंस में थे और बहुत ही आप स्पीड से और बहुत ही सेफली जो है वो अपने काम कर सकते थे, अपना बिजनेस कर सकते थे। एंड ये जो हमारा सी लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये हमें बहुत हेल्प किया है और इसे हम उस समय के हिसाब से बोलते हैं सिल्क रूट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को उस समय हम स्पाइस रूट के नाम से जानते हैं। एंड देयर वर ऑल्सो ट्रेड रूट्स इन द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट। सो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने के लिए साउथ से होते हुए हमारे ये जो ट्रेड रूट्स बनाए गए थे। एंड उस समय पेपर का जो है बहुत ही ट्रेडिंग हो रहा था और इट वॉज कंसिडर्ड एट दैट टाइम द ब्लैक गोल्ड ऑल्सो। सो वेरियस एम्पायर्स कन्फ्लिक्ट ईच अदर टू डोमिनेट द रूट फॉर दिस ट्रेड। तो उस समय पर बहुत सारे एम्पायर्स जो थे वो इस ट्रेडिंग रूट को डोमिनेट करने के लिए आपस में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते थे। एंड इट वाज इन द सर्च ऑफ एन ऑल्टरनेट रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस। तो कोलंबस जो है वो 15th सेंचुरी में हमारे कंट्री में आने के लिए स्पाइस रूट के लिए एक ऑल्टरनेट रूट की खोज कर रहे थे कि कोई नया रूट हो जाए ताकि वो स्पाइसेस की ट्रेडिंग कर सकें वहाँ से इजीली। लेकिन ढूंढते ढूंढते उन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर लिया एंड ऑल्सो ब्रॉट वास्को टकामा टू द शोज ऑफ मालाबार इन 1948। सो कैलिकट वॉज सच अ बिजी मार्केट। कैलिकट उस समय की बहुत बिजी मार्केट रही है एंड इट वॉज इवन विजिटेड बाई चाइनीज़ शिप्स। तो चाइनीज़ भी यहाँ पर उनके शिप्स भी आते थे और वो क्या लेने आते थे, दे केम हियर टू एक्वायर आइटम्स लाइक एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स, मेडिसिन। मिडल ईस्ट में पेपर, डायमंड्स और पर्ल्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया का बहुत एक्सचेंज हो रहा था। एंड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑल्सो पुलिकट वॉज द मेजर पोर्ट इन द 17th सेंचुरी। पुलिकट एक बहुत ही मेजर पोर्ट रहा है 17th सेंचुरी का। एंड टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। सो ये सारे काम जो है हमारे ट्रेडिंग जो है हिस्ट्री में हुआ है। सो चिल्ड्रन, दिस इज एंड आई हैव completed only half of the topic here. So we are left with some of the more important topics of history of trade and commerce. So in the next video we will be continuing with the same topic, history of trade and commerce. So that's all for today. Thanks for watching the video.